एक टेबल बना दिया जिसका नाम मैंने रखा है मास्टर टेबल ऑफ कॉमन प्रेपोजिशंस। और मैंने लिखा है कि आमतौर पे प्रेपोजिशंस क्या होते हैं, वो थोड़े से ट्रिकी होते हैं, नोटोरियसली ट्रिकी होते हैं, जानबूझ के ट्रिकी बनाए जाते हैं, लेकिन कुछ उनकी पेयरिंग है जिसको आप देख सकते हैं। ओएफ वाला ऑफ, अगर आप दो चीजों की प्रेपोजिशन का प्रेपोजिशन जो है, जहां पर कहीं पे आप पोजेशन बताना चाह रहे हैं, बिलोंगिंगनेस बताना चाह रहे हैं, ओनरशिप जिसको आप कहेंगे, ठीक है, ओनरशिप बताना चाह रहे हैं, तो ये नोट जब आपके पोर्टल पे आएंगे तो ये मैं ऊपर मेंशन कर देता हूं ताकि आप इसको देख सकेंगे। ओनरशिप बताना चाह रहे हैं, बिलोंगिंगनेस बताना चाह रहे हैं, तो वहां पर इस्तेमाल होगा द पेजेस ऑफ द लॉ बुक, ठीक है, द टायर्स ऑफ माई कार, मेरी गाड़ी के टायर्स की बात हो रही है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम जो है इनको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इनको हम जो है वो यूज कर रहे होते हैं। समटाइम कॉजेस बताने के लिए भी इस्तेमाल होता है ऑफ। ही डाइड ऑफ अ सडन हार्ट अटैक, ही डाइड ऑफ कोलेरा, रीजन बता रहे हैं ना कि उसकी मौत जो है वो हार्ट अटैक से वाकया हुई। समटाइम्स फिक्स एक्सप्रेशन के लिए, जैसा मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, अफ्रेड ऑफ, फॉन्ड ऑफ, एक्सेट्रा, इस तरह की जो चीजें होती हैं उसमें ऑफ आ जाता है कि शी इज इनक्रेडिबली फॉन्ड ऑफ रीडिंग, उसको किताबें पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक है, ठीक है, उसको रीडिंग का बहुत ज्यादा शौक है, राइट। तो इस तरह की सिचुएशन में भी होता है। ही इज अफ्रेड ऑफ द डॉग, ही इज अफ्रेड ऑफ द डॉग्स, डॉग तो एक स्पेसिफिक डॉग है, या ही इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स, यानी उसको कुत्तों से डर लगता है। तो ऐसी सिचुएशन या एक्सप्रेशन या इमोशन बताने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। फॉन्ड ऑफ का मतलब क्या है, दिलदादा होना, किसी चीज का शौकीन होना, तो एक्सप्रेशन है, इमोशन है। सेम गोज अफ्रेड, एक इमोशन है ना कि आपको किसी चीज से क्या लगता है, डर लगता है, एक्सप्रेशन या इमोशन है। टू कहां पर इस्तेमाल होगा, टू जो है समटाइम्स डायरेक्शन बताने के लिए इस्तेमाल हो रहा होगा कि वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द फुटबॉल फील्ड, टूवर्ड्स आ गया, टू आ गया, वी आर हेडिंग टू द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। समटाइम्स आप किसी को कोई काम बताने के लिए भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि ये काम या ये एक्शन आपने किसके साथ करना है। जैसा मैं कहता हूं कि गिव द डॉक्यूमेंट्स टू द क्लर्क, गिव द डॉक्यूमेंट्स टू द क्लर्क, ठीक है। समटाइम्स आप बता रहे होते हैं कि मैं इसका कर्जदार हूं, आई एम इंडेटेड टू, उसके लिए इस्तेमाल होगा। फिर फिक्स्ड रिलेशनल पेयरिंग्स के लिए समटाइम्स इस्तेमाल होगा कि ही इज डीपली डिवोटेड टू हिज फैमिली, अकस्टम टू जैसे वर्ड आ गया इस तरीके से, वहां पर ये इस्तेमाल होगा। फ्रॉम जो है समटाइम्स किसी चीज का सोर्स या पॉइंट ऑफ रीजन, यानी उसका ताल्लुक कहां से, ये बताने के लिए इस्तेमाल होगा। दिस कोट इज फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस कोट इज फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, या सेपरेशन बताने के लिए होगा। द गेट्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंट्रूडर्स, जो दरवाजे हैं वो हमें इंट्रूडर्स से, इंट्रूडर्स किसको कहते हैं, स्ट्रेंजर से, वो लोग यानी जो यहाँ पे दाखिल ना हो सके, स्ट्रेंजर जिनका यहाँ से कोई ताल्लुक नहीं है, उनको बाहर रखने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, दरवाजे से। तो चीज सेपरेशन बताने के लिए, बिलोंगिंगनेस, यानी बिलोंगिंगनेस तो नहीं कहेंगे लेकिन उसका ताल्लुक कहां से है, पॉइंट ऑफ रीजन कहां से है, वहां पर इस्तेमाल हो रहा होता है। इन जो है वो किसी की फिजिकल स्पेस, बाउंड्री या किसी जगह पे बताने के लिए इस्तेमाल होता है। समय कहते हैं सिटिंग इन द कोर्ट रूम, वो कोर्ट रूम के अंदर बैठा हुआ है। हिज कार इज पार्ड इनसाइड द गैराज, उसकी गाड़ी गैराज के अंदर पार्क है, इनसाइड द गैराज। देखिए हम कॉमन लाइफ में भी उसको यूज कर रहे हैं, इनसाइड द गैराज या इनसाइड द गैरेज, ठीक है। ये थोड़ा सा सॉफ्टवेयर ने इनको चेंज ही कर दिया है, वो टैलिक में वर्डिंग है इसलिए है, तो ये परेशान नहीं होना कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है। सम टाइम ये क्या होगा, मीडियम या इंस्ट्रक्शन देने के लिए इस्तेमाल होगा, और ये इंस्ट्रक्शन आपके पेपर पे भी मेंशन होती है, आपकी रोल नंबर स्लिप पे भी मेंशन होती है कि अटेम्प्ट द एसे इन ब्लू और ब्लैक इंक, प्लीज राइट द एसे इन ब्लू इंक। शी होल्ड्स अ डिग्री इन इकोनॉमिक्स, किसी की एक्सपर्टीज बताने के लिए, फील्ड ऑफ स्टडी बताने के लिए इस्तेमाल होता है ये, ठीक हो गया, वहां पर ये इस्तेमाल हो रहा होगा, ठीक है जी। इसके बाद क्या है, एट। सो एट कहां पर इस्तेमाल हो रहा होगा, एट कहां पर इस्तेमाल हो रहा होगा, एट इस्तेमाल हो रहा है किसी स्पेसिफिक पॉइंट को बताने के लिए, किसी स्पेसिफिक जगह को बताने के लिए कि मीट मी एट द मेन एंट्रेंस एट 5 PM, आई विल मीट यू एट द एयरपोर्ट,
स्पेसिफिक टाइम के लिए या प्लेस के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो मीट मी एट द मेन इंटरेस्ट मिलने की जगह है, कितने बजे मिलना है, 5 बजे मिलना है, 5 PM पे मिलना है। एट, गुड एट है, जैसे गुड एट, कैसे एट, ठीक है। तो वहां पर हम एट का इस्तेमाल करेंगे। डोंट लाफ एट समवन्स एरर्स, लोगों की गलतियों पे ना हंसें। ही साइन द ट्रीटी विद अ गोल्ड पेन, अब विद का इस्तेमाल आ गया, किस चीज से काम किया गया है, वहां पर वो चीज बताने के लिए इस्तेमाल होगा। वॉक विद द लीगल काउंसिल, यानी अपने वकील के साथ चले, किसी के अकंपनी होने में, यानी किसी का आपके साथ होने में इस्तेमाल होगा। जिसमें मैं ये कहूंगा कि शी वॉज एट द मॉल विद हर मदर, वो मॉल में मौजूद थी अपनी मदर के साथ। तो उसके साथ कौन था, उसकी मदर थी, तो उसकी मदर जो थी वो उसके साथ मौजूद थी। शी वॉज एट द मॉल विद हर मदर, वो मॉल में थी अपनी मदर के साथ, ठीक है। तो ये चीज आ गई। फिर है रिएक्शन बताने के लिए, शी वॉज गिफ्टेड विद, शी वॉज गिफ्टेड विद ग्रेट पेशेंस, अल्लाह ताला ने उसको सबर से नवाजा था। हम इस बात का मतलब ये है, ठीक है। तो इस तरह की सिचुएशन बताने के लिए इस्तेमाल होगा। अच्छा, अब बाय कहां पर इस्तेमाल होगा। बाय जो है, जो बंदा काम कर रहा है, जो बंदा एक्शन परफॉर्म कर रहा है, उसने कैसे और कब एक्शन परफॉर्म किया है, उसने कैसे और कब एक्शन परफॉर्म किया है, वो बताने के लिए भी यूज हो रहा होगा। जिसका मैं कहूंगा कि द डिसीजन वॉज अनाउंस्ड बाय द जज, वर्डिट फैसले को कहते हैं। आप लोगों की अभी इतनी कोई, अगर किसी को मुश्किल लग रहा है कि वर्डिट का क्या मतलब है, अगर इतनी भी वोकैबुलरी नहीं है तो वोकैबुलरी भी बिल्ड करेंगे। वर्डिट, वर्डिट का मतलब होता है डिसीजन, द डिसीजन, फैसला। द डिसीजन वॉज अनाउंस्ड बाय द जज। तो अगली क्लासेस में हम लोग इसकी वोकैबुलरी भी देखेंगे इंशाल्लाह कि वोकैबुलरी कैसे बिल्ड करनी है। द डिसीजन वॉज अनाउंस्ड बाय द जज, यानी काम किसने किया। वी मस्ट अबाइड बाय द रूल्स, यानी हमें रूल्स फॉलो करने चाहिए। आई प्रेफर ट्रेवलिंग बाय कार, यानी मोड या मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी इस्तेमाल होगा, मीन्स ऑफ लिविंग के लिए भी इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो यहां पर होगा। एक और जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्रेपोजिशन है वो है इनटू। इनटू की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। सो इनटू क्या है कि जब आप किसी जगह में दाखिल हो रहे हैं, किसी जगह से गुजर रहे हैं, किसी जगह की तरफ जा रहे हैं, किसी चीज की जाने बढ़ रहे हैं, वहां पर इनटू यूज होगा। सो देयर यू विल बी यूजिंग इनटू। सो मूवमेंट टुवर्ड्स समथिंग और मूवमेंट इनसाइड समथिंग। जैसा ये लिखा है मैंने, द विटनेस वॉक इन टू द रूम, विटनेस जो है वो रूम में वॉक कर रहा था, ठीक है। वॉक इन टू द रूम, वो कमरे में दाखिल हुआ, वॉक इन टू द रूम यानी इन साइड दाखिल हुआ। द कार क्रैश इन टू अ गार्ड रेल, गार्ड रेल क्या होता है, जो सड़क के किनारे पे लगाए जाते हैं ताकि खुदा न खास्ता हादसा होने की सूरत में गाड़ी जो है वो नीचे ना गिर जाए, किसी खाई में ना चली जाए, उसको गार्ड रेल कहते हैं, ठीक है। सो द कार क्रैश्ड इनटू द गार्ड रेल, द कार क्रैश्ड इनटू द गार्ड रेल। शी बर्स्ट इनटू टीयर्स, वो फूट फूट के, यानी आंसुओं में, वो आंसुओं में फूट पड़ी। शी बर्स्ट इनटू टीयर्स, शी बर्स्ट इनटू टीयर्स, ठीक है जी, कि वो आंसुओं से फूट पड़ी। तो प्रेपोजिशंस को हमने देखा, कॉमनली यूज जो हमारे पास प्रेपोजिशंस हैं उनके मैंने आपको सिचुएशन भी बता दी, ताकि आपको रटा ना लगाना पड़े चीज़ों का, आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। एंड वंस यू विल हैव ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स इन योर माइंड, देन इट विल बी मच इजियर फॉर यू इंशाल्लाह इन द एग्जाम, ताकि आप जो है फिर उनके आंसर दे सकें। तो हम, अब हमने प्रेपोजिशंस को देख लिया। आज के लेक्चर में हमने प्रेपोजिशन और कंजंक्शन दोनों करने हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि पहले एक प्रैक्टिस करते हैं कुछ एमसीक्यूज की रिलेटेड टू द प्रेपोजिशंस। थोड़े से मैंने सेंटेंसेस आज जानबूझ के लंबे ऐड किए हैं, क्योंकि रीसेंट लॉ एडमिशन टेस्ट के अंदर या रीसेंट टेस्ट के अंदर क्या हो रहा है
कि जहां पे कहीं पे प्रेपोजिशन इंसर्ट करना आ रहा है तो समटाइम्स पहले सेंटेंस थोड़े छोटे होते थे, थोड़े इजी होते थे, अब थोड़े सेंटेंस थोड़े जो उन्होंने लंबे करना शुरू कर दिए हैं, उनकी लेंथ जो है बढ़ाना शुरू कर दिया है ताकि स्टूडेंट उसको दे के घबरा जाए और घबराहट में क्वेश्चन का आंसर जो है वो गलत मार कर दें। तो रूल्स तो वही रहते हैं, सेंटेंस के बड़े होने से छोटा होने से फर्क नहीं पड़ेगा। फर्स्ट है, सो फर्स्ट एमसीक्यू को हम इंशाल्लाह सॉल्व करते हैं। कह रहे हैं कि आफ्टर वीक्स ऑफ कॉन्टिन्यूअस वर्क द एंटायर मशीनरी सिस्टम फेल gave dash mid afternoon. After question number 1 है, after weeks of continuous work the entire machinery system finally gave dash mid afternoon. Off, out, away, up. अच्छा, यहां पर ना सिर्फ प्रेपोजिशन इंसर्ट करना है बल्कि वो प्रेपोजिशन फ्रेजल वर्ब की फॉर्म में इस्तेमाल हो रहा है। तो जब कोई चीज काम करना छोड़ दे तो हम इस्तेमाल करते हैं गेव आउट, या गिव आउट का वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं। तो आफ्टर वीक्स ऑफ कॉन्टिन्यूस वर्क, हफ्तों के लगातार काम की वजह से द एंटायर मशीनरी सिस्टम, जो सारे का सारा वहां पे मशीनरी लगी हुई थी, उसने काम करना छोड़ दिया दोपहर में। फाइनली गेव आउट। सो गेव आउट का मतलब क्या होता है कि जब कोई चीज टूट जाए, काम करना छोड़ दे या फिर थक जाए, यानी अगर कोई इंसान भी मेहनत कर रहा है किसी काम के अंदर, वो स्टक हो गया, तो वहां पर हम ये वर्ड यूज करेंगे। तो ये कहां पर इस्तेमाल होगा? अगर कोई मशीनरी है तो उसके ब्रेक डाउन के लिए इस्तेमाल होगा, जैसे यहां पर इस्तेमाल हो रहा है। यहां पर क्या मेंशन्ड है कि उस मशीनरी ने काम करना छोड़ दिया, ब्रेक डाउन की फॉर्म में इस्तेमाल होगा। जब कोई चीज स्टॉप फंक्शनिंग, इट स्टॉप्स फंक्शनिंग, यानी कोई चीज काम करना छोड़ दे। एंड ये इस्तेमाल इस फॉर्म में भी होता है कि जब आप थक जाएं और आप खुद से हार मान लें, वो तो वैसे गिव अप होता है, ठीक है, लेकिन थकन की वजह से अगर आपने कोई काम छोड़ दिया तो वहां पर भी गिव आउट जो है वो यूज होता है। तो गिव आउट, गिव आउट, राइट जी। तो मैं थोड़ा सा बता देता हूं बाकियों का भी। गिव ऑफ का मतलब होता है कि कोई चीज कहीं से इमिट हो रही हो, निकल रही हो, खारिज हो रही हो, ठीक है, तो वहां पर हम इस्तेमाल करेंगे गिव अवे। गिव अवे का मतलब होता है किसी चीज को डोनेट कर देना, दूसरों को दे देना। और गिव अप का मतलब होता है हार मान लेना, टू क्विट। तो ये वहां पर फिर ये इस्तेमाल होगा। तो मीनिंग मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। रादर देन कन्फ्रंटिंग हिज पीयर्स डायरेक्टली ही स्पेंट द इवनिंग ब्रूडिंग डैश हिज परसीव्ड फेलियर्स। कन्फ्रंट करने का मतलब होता है सामना करना। पीयर्स होते हैं जो आपके मेंटोर्स होते हैं, जो आपको काम सिखा रहे होते हैं। ब्रूड करने का मतलब होता है टू थिंक डीपली। तो बजाय इसके कि वो अपने टीचर से जाके लड़ता झगड़ता, उसने अपनी शाम इस चीज में बिताई कि उसने समझने की कोशिश की, ठीक है, सोचने की कोशिश की अपने फेलियर्स के ऊपर कि उसको क्यों फेलियर्स का सामना करना पड़ा, क्यों नाकामियों का सामना करना पड़ा। तो क्योंकि वो सोच रहा है, तो सोचने के लिए या तो थिंक ओवर यूज होता है या फिर थिंक ऑन यूज होता है। तो ओवर का तो ऑप्शन है नहीं है। तो ब्रूडिंग ऑन हिज परसीव्ड फेलियर्स, brooding on his perceived failures. So rather than confronting his peers directly, he spent the evening brooding on his perceived failures, right? Because of his vast expertise. Expertise कहते हैं किसी चीज में आपकी जो महारत है उसको। वास्ट कहते हैं ह्यूज, तो साथ साथ वोकैबुलरी भी बिल्डअप होती जाए। सो वास्ट मीन्स ह्यूज। एक्सपर्टीज कहते हैं महारत को, एक्सपीरियंस को। द यंग प्रोफेसर वॉज अल्टीमेटली का मतलब होता है फाइनली अपॉइंटेड डैश द वेकेंट चेयर ऑफ लिंग्विस्टिक्स। वेकेंट कहते हैं एम्प्टी को, खाली। क्योंकि नौजवान प्रोफेसर का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा था, फाइनली उसको अपॉइंट कर दिया गया जो खाली कुर्सी थी चेयरमैन की लिंग्विस्टिक्स के डिपार्टमेंट की, उसके ऊपर। सो अपॉइंटमेंट के साथ टू आता है, अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ। सो अपॉइंटेड टू द वेकेंट चेयर ऑफ लिंग्विस्टिक्स, अपॉइंटेड टू द वेकेंट चेयर ऑफ लिंग्विस्टिक्स because of his vast expertise
द यंग प्रोफेसर वॉज अल्टीमेटली अपॉइंटेड टू द वेकेंट चेयर ऑफ लिंग्विस्टिक्स, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। शी वॉज सो हैवीली इन्वॉल्व dash organizing the annual conference that she forgot to check her email. She was so heavily involved का मतलब है डीपली इन्वॉल्व होना, किसी चीज में बहुत ज्यादा शामिल होना। वो इतनी ज्यादा इन्वॉल्व थी, मसरूफ थी एनुअल कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करने में, कि उसने अपनी ईमेल्स भी चेक नहीं की, वो भूल गई। फॉरगॉट का मतलब क्या, भूल जाना। टू चेक हर ईमेल, शी वॉज सो हेविली इन्वॉल्व इन, उसमें शामिल थी, इतना ज्यादा उसकी मशगूलियत थी उसमें, शमूलियत थी उसमें, मसरूफियत थी। इन्वॉल्व इन, इन्वॉल्व के साथ क्या आएगा, इन आएगा। इन्वॉल्व इन, जैसे मैंने अभी आपको रूल्स में बताया ना कि जब आप किसी चीज के अंदर इन्वॉल्व हैं, किसी काम में शामिल हैं, किसी काम का हिस्सा, तो इन्वॉल्व इन। शी वॉज इन्वॉल्व इन ऑर्गेनाइजिंग द एनुअल कॉन्फ्रेंस दैट शी फॉरगॉट टू चेक हर ईमेल। On this particular policy issue, I am afraid you will find the most board members differ dash your view. किसी के व्यू से, किसी के ओपिनियन से, व्यू का मतलब क्या है, राय से, थिंकिंग से, डिफर करना यानी अलहदा होना। ऑन दिस पर्टिकुलर पॉलिसी इशू, आई एम अफ्रेड, आई एम अफ्रेड you will find the most board members, you will find the most board members differ from your view, differ from your view होगा, तुम्हारे, तुम्हारी राय से, तुम्हारे ओपिनियन से वो एक कोई और ओपिनियन रखते हैं, तुम्हारे व्यू पॉइंट से वो, आप कह सकते हैं कि उसके साथ इत्तेफाक नहीं करते। टू कंप्लीट द ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्रॉपरली यू मस्ट फिल इट आउट डैश ब्लैक इंक ओनली। अभी मैंने आपको बताया है कि जब आपने किसी एक चीज का इस्तेमाल करना है किसी चीज के लिए, तो यू मस्ट फिल इट आउट इन ब्लैक इंक ओनली, इन ब्लैक इंक ओनली। आप इसको फिल आउट करें सिर्फ और सिर्फ ब्लैक इंक के अंदर, सिर्फ और सिर्फ आप इसको फिल अप करें, किसमें फिल अप करें, आप इसको ब्लैक इंक के अंदर, ठीक है। तो जब आप किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि भाई ये काम आपने इसी चीज में करना है, तो फिल इट आउट इन ब्लैक इंक ओनली। तो मैंने ये बताया आपको। ग्रोइंग अप नियर द कोस्ट, ऑर्थर वॉज कंप्लीटली accustomed डैश द ह्यूमिड सी ब्रीज। कोस्ट कहते हैं साहिल को, जो समंदर के किनारे की जगह है, साहिल। ऑर्थर नाम है यहाँ पे। अकस्टम का मतलब होता है शनासा होना, आदत होना किसी चीज की। अकस्टम, आदत होना। तो साहिल के किनारे रहने की वजह से, के किनारे बड़े होने की वजह से, यानी वो पला बड़ा जिस इलाके में है वो साहिल के किनारे पे था। ऑर्थर जो है इज कम्प्लीटली अकस्टम्ड द ह्यूमिड सी ब्रीज। ह्यूमिड का मतलब क्या होता है, जिसमें मॉइस्चर ज्यादा होता है, हब्स होती है जिसमें। सी ब्रीज समंदर की हवा, सी समंदर, ब्रीज हवा। अकस्टम्ड टू, अकस्टम्ड के साथ टू आता है हमेशा, याद रखिएगा। अकस्टम्ड का मतलब क्या है, इससे शनासाई होना, और उसका सिनोनिम क्या बनेगा, फेमिलियर, 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 FAMILIAR होता है फेमिलियर, फेमिलियर, अकस्टम टू, फेमिलियर। क्वेश्चन 8 पे चलते हैं। द लीगल काउंसिल, लीगल काउंसिल किसको कहते हैं, वकील को कहते हैं। द लीगल काउंसिल एडवाइज द कॉर्पोरेट टीम दैट दे मस्ट स्ट्रिक्टली अबाइड डैश द न्यू इन्वायरमेंटल रेगुलेशन। तो अभी मैंने आपको बताया अबाइड के साथ तो हमेशा बाय लगाना है, फिक्स्ड इडियम है भाई ये। अबाइड बाय, अबाइड के साथ हमेशा बाय आएगा, अबाइड बाय, मस्ट स्ट्रिक्टली अबाइड बाय द न्यू इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस। The legal counsel advised the corporate team that they must strictly abide by the new environmental regulations. The new environmental regulations. लीगल काउंसिल ने मशवरा दिया अपनी कॉर्पोरेट टीम को कि वो स्ट्रिक्टली रूल्स को फॉलो करें। स्ट्रिक्टली का मतलब क्या होता है, स्ट्रिक्टली का मतलब होता है कि बहुत सख्ती से फॉलो करें। इन्वायरमेंटल रेगुलेशन यानी माहौलियाती जो नए रूल्स आए हैं, रेगुलेशंस आए हैं,
ठीक है, इसको फॉलो करें। तो अबाइड के साथ हमेशा बाय आएगा, अबाइड बाय, वी मस्ट अबाइड बाय द लॉ, वी मस्ट फॉलो द लॉ। इस बात का मतलब ये इडियम बोला जाता है कि वी मस्ट अबाइड बाय द लॉ। सो दिस इज वी मस्ट अबाइड बाय द लॉ, राइट, विदाउट अ मोमेंट्स हेजिटेशन, without a moment's hesitation, the brave lifeguard dove right dash the deep swimming pool to rescue the toddler. टॉडलर कहते हैं छोटे बच्चे को, जो 4-5 साल तक के बच्चे होते हैं उनको टॉडलर कहा जाता है, छोटे बच्चे जो होते हैं। ठीक है, हेजिटेशन का मतलब क्या होता है? विदाउट अ मोमेंट, मोमेंट कहते हैं एक लम्हे को, एक लम्हे की भी उसने सोचा नहीं, विदाउट हेजिटेशन। हेजिटेशन का तो मतलब होता है किसी काम को करने का इरादा ना होना। तो विदाउट वेस्टिंग अ मोमेंट, ब्रेव का मतलब क्या है? करेजियस, करेजियस। लाइफ गार्ड, लाइफ गार्ड कौन होते हैं? जो समंदर के किनारे रेस्क्यू करने के लिए खड़े होते हैं, लाइफ गार्ड्स उनको कहते हैं। डोव, डोव, डोव डाइव की सेकंड फॉर्म है। डाइव का मतलब क्या है? गोता लगाना। सो डोव उसकी सेकंड फॉर्म है। डोव राइट, तो जब किसी चीज के अंदर गोता लगा रहा है तो डाइव इनटू या डोव राइट इनटू। तो डाइव के साथ हमेशा क्या आता है? इनटू आता है। जैसा मैं कहूंगा कि ही डाइव्ड इनटू द स्विमिंग पूल, ही डाइव्ड into the swimming pool, he dived into the swimming pool, he dived into the swimming pool, he dived into the swimming pool। ये फिक्स्ड है कि डाइव्ड के साथ, या ही डोव, डाइव की सेकंड फॉर्म डाइव भी है, डाइव्ड भी हो सकता है, डोव भी हो सकता है। ही डोव इनटू द स्विमिंग पूल, तो दोनों इसकी चलती हैं सेकंड फॉर्म्स के अंदर, पास्ट फॉर्म के अंदर इनटू आएगा। Since the two close business partners could not reach an agreement, they decided to part each other, to part dash टू पार्ट डैश ईच अदर एमिकेबली। एमिकेबली का मतलब होता है कि एक दूसरे के साथ बातचीत से, फ्रेंडली मैनर में। एमिकेबली का मतलब होता है इन अ फ्रेंडली मैनर। जिस तरह अक्सर मैं भी ये, किसी का कोई झगड़ा हो रहा तो उनको कह रहा होता हूं कि ट्राई टू रिजॉल्व दिस मैटर एमिकेबली, यानी बातचीत से, दोस्ताना अंदाज में इस मसले को आप शॉर्ट आउट कर लें, ज्यादा बेहतर है। सिंस द टू क्लोज बिजनेस पार्टनर्स कुड नॉट रीच एन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट का मतलब होता है किसी एक बात पे मुत्तफिक ना होना। दे डिसाइडेड टू पार्ट डैश ईच अदर एमिकेबली, यानी वो दोनों जब एक फैसले पे मुत्तफिक ना हो पाए तो उन्होंने ये फैसला किया कि वो बातचीत के जरिए एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे। पार्ट वेज का मतलब होता है, टू पार्ट का मतलब है सेपरेट हो जाना, अलहदा हो जाना, और होना भी यही चाहिए। जब आप किसी के साथ दोस्ती है, ताल्लुकात हैं, अब आप उनके साथ एग्रीमेंट नहीं हो रहा तो फ्रेंडली वे में आप उनसे सेपरेट हो जाएं। लड़ने झगड़ने का तो कोई फायदा नहीं है। तो पार्ट फ्रॉम आएगा यहाँ पे, पार्ट फ्रॉम, पार्ट फ्रॉम, पार्ट फ्रॉम। सिंस द टू क्लोज बिजनेस पार्टनर्स कुड नॉट रीच एन एग्रीमेंट, they decided to part from each other amicably in a friendly manner, right? Moving on to question number 11. She has been dealing with an issue where she is consistently mistaken dash her identical twin sister. उसको एक इशू का सामना करना पड़ रहा है जहां पे उसको, कंसिस्टेंटली का मतलब होता है लगातार, इसका सिनोनिम होगा कॉन्टिन्यूसली। उसको एक इस इशू से डील करना पड़ रहा है कि लोग उसको उसकी जुड़वा बहन के साथ, आप क्या कह सकते हैं कि मिक्स कर देते हैं, उनको समझ नहीं आती, कंफ्यूज कर देते हैं उसको। आइडेंटिकल ट्विन सिस्टर, ट्विन का मतलब है जुड़वा बहन, आइडेंटिकल हम शक्ल भी हो। दो बच्चे अगर जुड़वा हो और उनकी शक्लें भी एक जैसी तो हम उनके आइडेंटिकल ट्विंस, इंग्लिश में कहा जाता है आइडेंटिकल ट्विंस। शी हैज बीन डीलिंग विद एन इशू वेयर शी इज कंसिस्टेंटली मिस्टेकन, मिस्टेकन फॉर आएगा, विद नहीं लगाना, कॉमन मिस्टेक है। हम स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि मिस्टेकन विद लगाते हैं, मिस्टेकन फॉर, मिस्टेकन के साथ फॉर आता है। जब आप एक बंदे को दूसरे बंदे के ऊपर कंफ्यूज कर रहे हैं, मिस्टेकन फॉर। ऑल्दो द प्रॉम्प्ट वाज हाईली वेग, several students were able to guess dash the correct meaning
इमीडिएटली। वेग का मतलब क्या होता है? अनक्लियर। ये वर्ड बहुत दफा हमारे एग्जाम्स में सिनोनिम्स के पोर्शन में पूछा भी गया है। प्रॉम्प्ट कहते हैं इंस्ट्रक्शन को। ये जो आप चैट जीपीटी को या जेमिनाई को कोई काम करने का कहते हैं ना, तो वो भी प्रॉम्प्ट्स होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होती हैं। ऑल्दो बावजूद इसके कि जो इंस्ट्रक्शंस थी वो बड़ी अनक्लियर थी, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ने फिर भी उसको एबल टू गेस डैश द करेक्ट मीनिंग इमीडिएटली। इमीडिएटली का मतलब होता है फौरन, उसी वक्त। ठीक है, तो गैस के साथ एट आएगा। नीचे मैंने आपको बताया भी है कि किसी सिचुएशन में आपको गैस लगा रहे हैं तो गैस के साथ क्या आएगा? एट आएगा। जो मैंने आपको पहले इसके रूल्स बताए हैं, तो गैस एट द करेक्ट मीनिंग इमीडिएटली, 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 गैस के साथ एट आएगा। द न्यूली वेडेड कपल वॉज हैप्पीली मैरिड डैश ईच अदर इन अ प्राइवेट सेरेमनी लास्ट वीकेंड। जो नो ब्याता जोड़ा है वो खुशी खुशी उनकी शादी हुई इन अ प्राइवेट सेरेमनी, यानी बहुत ज्यादा लोगों को नहीं बुलाया गया, लास्ट वीकेंड पे। वीकेंड क्या होते हैं? हफ्ते, इतवार को वीकेंड कहते हैं, हफ्ते का जो एंड होता है। तो मैरिड के साथ विद नहीं लगता कभी भी। ये एक बड़ी कॉमन मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स करते हैं। मैरिड के साथ टू लगता है। मैरिड के साथ क्या आएगा? टू आएगा। अगर मैं कहता हूं अगर मैं कहता हूं किसी के बारे में कहता हूं मैं कि ही इज मैरिड, ही इज मैरिड अ डॉक्टर, अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाती है तो विद वहां पे भी नहीं लगेगा। मैं नहीं कहेंगे ही इज मैरिड विद अ डॉक्टर, यानी कि उसकी शादी एक डॉक्टर के साथ हुई है। नो, दिस इज इनकरेक्ट। टू लगेगा। हम कहेंगे ही इज मैरिड टू अ डॉक्टर। तो मैरिड के साथ हमेशा टू आएगा, विद नहीं लगाना। ये भी एक बड़ी कॉमन मिस्टेक है कि स्टूडेंट्स को मैंने नोटिस किया, वो विद लगा देते हैं। डिस्पाइट द एक्सट्रीम प्रेशर। एक्सट्रीम का मतलब होता है शदीद, शदीद, शदीद। Despite the extreme pressure of the final match, the champion managed to triumph dash his opponent. ट्रायम्फ का मतलब होता है जीत जाना, जीत को कहते हैं, विक्ट्री को कहते हैं। ये भी सिनोनिम्स में पूछा गया पास्ट एग्जाम्स में। ओपोनेंट कहते हैं मुखालिफ को। जो आपकी अपोजिंग टीम है उसको आप ओपोनेंट कहेंगे, जो आपके खिलाफ खेल रहे हैं, जो आपके मध्य मुकाबिल है। डिस्पाइट द एक्सट्रीम प्रेशर ऑफ द फाइनल मैच, फाइनल मैच के प्रेशर के बावजूद चैंपियन ने क्या किया? उसको जीत मिल गई डैश इज ओपोनेंट, अगेंस्ट इज ओपोनेंट नहीं। ट्राइम्फ के साथ हमेशा ओवर आता है, तो ट्राइम्फ ओवर, विक्ट्री ओवर। विक्ट्री आपने किस पे हासिल की है? जीत आपने किस पे हासिल की है? तो द चैंपियन मैनेज टू ट्राइम्फ ओवर हिज ओपोनेंट, ट्राइम्फ ओवर हिज ओपोनेंट। ठीक है, ट्राइम्फ ओवर हिज ओपोनेंट या अपोनेंट। अपोनेंट या ओपोनेंट किसको कहते हैं? मुखालिफ को, हरीफ को। सो क्वेश्चन नंबर 15 है, कह रहे इट इज इनक्रेडिबली रूड एंड अनकल्चर्ड। रूड कहते हैं बदतमीजी को। ठीक है, रूड का मतलब क्या होता है? कि किसी का बिहेवियर अच्छा ना हो तो हम कहेंगे कि उसका बड़ा रूड बिहेवियर है। अनकल्चर्ड, अनकल्चर्ड का मतलब होता है गैर मुहज़्ज़बाना। ठीक है, टू कॉन्स्टेंटली जेस्ट डैश द शॉर्ट कमिंग्स। ठीक है, कॉन्स्टेंटली जेस्ट एट द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ योर फ्रेंड्स। शॉर्ट कमिंग्स कहते हैं जो दोस्तों में यानी फ्रेंड्स में कमियां हैं। शॉर्ट कमिंग कहते हैं जो किसी में कम है। लेट से अगर कोई आपका दोस्त गरीब है, खुदा ना खास्ता आप उसकी गुर्बत का मजाक उड़ाते हैं, तो इसका मतलब है कि यू आर कॉन्स्टेंटली मेकिंग फन ऑफ हिम बीइंग पुअर। ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या होता है? जेस्ट का मतलब क्या होता है? मजाक उड़ाना, मजाक उड़ाना। जेस्ट का मतलब क्या होता है? टू मेक फन ऑफ, टू जोक, आप ये कह लो, टू मेक फन ऑफ। तो इनक्रेडिबली, इंतहाई बुरा है और बड़ा ही बदतमीजी की बात है, बड़ी गैर मुज़्ज़बाना बात है कि आप लगातार अपने दोस्तों की कमियों का या कोताहियों का मजाक उड़ाएं। तो जेस्ट, जेस्ट के साथ क्या आएगा? विद आएगा, ऑन आएगा, एट आएगा, फॉर आएगा। तो जेस्ट के साथ क्या आएगा? जेस्ट के साथ एट आएगा, यानी किसी को आप मॉक कर रहे हैं, टू मॉक एट,
मॉक करने का मतलब क्या होता है? मजाक उड़ाना। एक तो मॉक्स होते हैं जो हम लोग करते हैं, वो तो होता है कि मॉक ड्रिल, ड्रिल को कहते हैं, प्रैक्टिस को कहते हैं। लेकिन मॉक एड का मतलब होता है टू मेक फन ऑफ, किसी का मजाक उड़ाना। इट इज इनक्रेडिबली रूड एंड अनकल्चर टू कॉन्स्टेंटली जस्ट एट द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ योर फ्रेंड्स। जोक एट द या मॉक एट द टू मेक फन ऑफ द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ योर फ्रेंड। इसके लिए एक वर्ड जो इस्तेमाल होता है इंग्लिश में, जियर। जेस्ट का मीनिंग क्या होता है? जियर। ये साथ वोकैबुलरी भी बिल्डअप होती जाए, क्योंकि अब एग्जाम्स में इस तरह से वर्ड्स आते हैं जो पहले सुने हुए नहीं होते, फिर स्टूडेंट्स कंफ्यूजन का शिकार। जेस्ट का मतलब क्या है? जियर। जेस्ट का मीनिंग क्या है? जियर, टू लाफ एट, टू लाफ एट, टू लाफ एट। ठीक है, किसी का मजाक उड़ाना, टू मेक फन ऑफ समबडी। द मैसिव फ्लॉक ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लू डैश द क्रिकेट स्टेडियम राइट बिफोर द मैच कमेंस्ड। कमेंस्ड का मतलब होता है स्टार्टेड, स्टार्टेड। कमेंस मीन टू स्टार्ट, स्टार्टेड। मैसिव कहते हैं ह्यूज को, फ्लॉक कहते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, ग्रुप को। ये अक्सर आ जाता है, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स का जो झुंड होता है उसको फ्लॉक कहते हैं। फ्लॉक ऑफ शीप्स भी होता है, शीप्स के भी, भेड़ों के भी का जो ग्रुप है उसको भी फ्लॉक कहते हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स वो होते हैं जो दूसरे इलाकों से हिजरत करके आते हैं। जैसे हमारे यहाँ पंजाब और सिंध के कुछ एरियाज हैं, वहां पर क्या होता है कि सर्दियों के मौसम में साइबेरिया वगैरह से, रशिया वगैरह से परिंदे जो हैं वो माइग्रेट करके इधर आ जाते हैं, क्योंकि वहां पे बर्फबारी पड़ी होती है। अल्लाह ताला ने एक सिस्टम रखा हुआ है। तो कह रहे हैं मैसिव फ्लॉक ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लू डैश द क्रिकेट स्टेडियम राइट बिफोर द मैच कमेंस्ड। फ्लू ओवर, किसी चीज के ऊपर से गुजर के गए हैं ना, तो फ्लू ओवर द क्रिकेट स्टेडियम बिफोर द मैच कमेंस्ड। तो मैच स्टार्ट होने से पहले बर्ड्स का पूरा एक झुंड जो है था, ग्रुप जो था, वो क्रिकेट स्टेडियम के ऊपर से उड़ के जा रहा था। तो फ्लू ओवर, ऊपर से जाना, फ्लू ओवर। इफ यू जेन्युइनली ट्रस्ट डैश और ओन एबिलिटीज, नो ऑब्स्टेकल कैन प्रिवेंट यू फ्रॉम सक्सीडिंग। बड़ी अच्छी बात वैसे लिखी हुई है कि अगर आप वाकई में ही अपनी एबिलिटीज के ऊपर ट्रस्ट करते हैं तो कोई भी रुकावट आपको कामयाबी से नहीं रोक सकती। आपकी कामयाबी में कोई भी चीज रुकावट नहीं बन सकती। इफ यू जेन्युइनली ट्रस्ट, ट्रस्ट इन, किसी चीज पे बिलीव करने के लिए बिलीव इन, ट्रस्ट इन, सो बिलीव, ट्रस्ट के साथ क्या आएगा? इन आएगा। तो ट्रस्ट इन योर ओन एबिलिटीज। अगर आप वाकई में जेन्युइनली का जेन्युइन का मतलब क्या होता है? ओरिजिनली, ओरिजिनली। अगर आप वाकई में अपनी एबिलिटीज के ऊपर ट्रस्ट करते हैं तो ऑब्स्टेकल कहते हैं रुकावट को, इसके लिए इस्तेमाल होगा वर्ड हिंड्रेंस का। प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, टू स्टॉप। तो मैं मीनिंग साथ साथ बता रहा हूँ, क्योंकि जो होता है ना कि भाई कुछ भी आ गया सिनोनिम्स में, एंटोनिम्स में कुछ भी पूछ लिया तो आपकी वोकैबुलरी साथ साथ बिल्डअप होती है। ही वॉज कम्प्लीटली ब्लाइंड डैश इज लेफ्ट आई ड्यू टू अ चाइल्डहुड स्पोर्ट्स इंजरी। वो एक आंख से नाबीना है, ठीक है, बाई आंख से क्या है? नाबीना है, बचपन से ही। चाइल्डहुड कहते हैं बचपन से ही, बचपन में खेलते हुए उसको चोट लगी थी, यानी स्पोर्ट्स इंजरी, यानी खेलते हुए उसको चोट लगी थी। तो ही इज कम्प्लीटली ब्लाइंड, ब्लाइंड के साथ ना फ्रॉम आता है ना ऑफ आता है, इन आता है। ही वॉज कम्प्लीटली ब्लाइंड इन हिज लेफ्ट आई। जब मैंने लेक्चर से पहले, यानी लेक्चर में ही मैंने आपको एमसीक्यू सॉल्व करवाने से पहले बताया ना कि किस सिचुएशन में इन लगाना है, ऑफ लगाना है। तो ही वॉज कम्प्लीटली ब्लाइंड इन, यानी एक आंख से वो अंधा है, बसारत नहीं है उसकी लेफ्ट आई में, क्योंकि बचपन में उसको चोट लगी थी खेलते हुए। ब्लाइंड इन, इन आएगा चॉइस यहाँ पे। द डिफेंसिव लाइन स्ट्रगल्ड डेस्परेटली फॉर आवर्स टू होल्ड दैट द एडवांसिंग एनिमी फोर्सेस। तो डिफेंसिंग लाइन, द डिफेंसिंग लाइन, डिफेंसिव लाइन क्या है? जिसमें आजकल फीफा का वर्ल्ड कप हो रहा है, फुटबॉल का वर्ल्ड कप हो रहा है, तो डिफेंसिव या डिफेंस का क्या काम होता है? यानी मुखालिफ टीम को गोल करने से रोकना। और अटैकर्स क्या करते हैं? वो गोल कर रहे होते हैं, गोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है। तो डिफेंसिव लाइन स्ट्रगल्ड डेस्परेटली फॉर आवर्स टू होल्ड डैश द एडवांसिंग, होल्ड डैश द एडवांसिंग एनिमी फोर्सेस। एडवांसिंग का मतलब क्या है? यानी अपनी तरफ बढ़ते हुए दुश्मन की जो फौजें हैं। तो जो डिफेंसिव फोर्सेस थी वो क्या कर रही थी? उनको रोक के रखा हुआ था। होल्ड करने का मतलब होता है रोक के रखना। तो होल्ड के साथ क्या आएगा? ऑफ आएगा, टू होल्ड ऑफ, रोके रखना। उनको बड़ी मुश्किल से रोके रखा था उन्होंने।
दुश्मन को आगे बढ़ने से। नो ऑनेस्ट सिटीजन शुड एवर फोर्सफुली प्रिवेंटेड डैश एक्सरसाइजिंग देयर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू वोट। कह रहा है कोई भी ईमानदार शहरी जो है उसको कभी भी रोका नहीं जा सकता जो उसका आईनी हक है वोट डालने का, उससे शुड बी प्रिवेंटेड, किसी काम से रोकने के लिए हम कहते हैं प्रिवेंट, टू स्टॉप समबडी, टू स्टॉप। जिसमें मैं ये कहूंगा कि माई फैमिली प्रिवेंटेड मी या फ्रॉम गोइंग, प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग ऑन द ट्रिप, तो प्रिवेंटेड के साथ फ्रॉम आएगा, प्रिवेंटेड। प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड के साथ भी फ्रॉम आएगा, प्रोहिबिटेड। जिसमें मैं ये कहूंगा दे वर प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड फ्रॉम एंटरिंग द, फ्रॉम एंटरिंग द प्रीमाइसिस। इस बात को जरा समझिएगा, पास्ट पेपर्स का ये क्वेश्चन है। दे वर प्रोहिबिटेड फ्रॉम एंटरिंग द प्रीमाइसिस, यानी उनको इस जगह में दाखिले से रोका गया, तो प्रोहिबिटेड फ्रॉम। तो जब किसी काम से रोकते हैं, स्टॉप करते हैं, प्रिवेंट के साथ फ्रॉम आएगा, प्रोहिबिटेड के साथ फ्रॉम आएगा। आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल, इस ग्रेटफुल का मतलब होता है शुक्रगुजार होना। डैश माई मेंटोर्स, मेंटोर्स जिसको कहते हैं जो आपके टीचर्स होते हैं, फॉर गाइडिंग मी थ्रू द डार्केस्ट फेजेस ऑफ माई कैरियर, कि मैं शुक्रगुजार हूं अपने टीचर्स का जिन्होंने मुझे गाइड किया, जो मुश्किल तरीन लम्हे थे, फेजेस थे मेरे कैरियर के, मेरे पेशे के। तो ग्रेटफुल के साथ हमेशा टू आता है। वी शुड ऑल बी ग्रेटफुल टू अल्लाह, हम सबको अल्लाह ताला का शुक्रगुजार रहना चाहिए। आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू माई मेंटोर्स, मेंटोर्स का टीचर्स हैं, सिखाने वाले, लीडर्स। क्वेश्चन 22 पे चलते हैं। एवरी वन इन द क्वाइट विलेज वॉज थॉरली एनरेज्ड, एनरेज का मतलब होता है गुस्सा आ जाना, फ्यूरियस हो जाना, किसी बात पे गुस्सा आना, फ्यूरियस, तो गुस्सा आ जाए किसी बात पे उसको कहते हैं गुस्सा आ जाना। एवरी वन इन द क्वाइट विलेज, क्वाइट खामोश विलेज, विलेज गांव को कहते हैं, वॉज थॉरली enraged at the sudden increase in local utility taxes। तो गांव में हर शख्स को गुस्सा था, सडन जो इंक्रीज हुआ यानी इजाफा हुआ टैक्सेस में, ठीक है। सो एवरीवन वाज enraged, तो जिस चीज पे गुस्सा आता है तो ओवर, सो वाज थॉरली enraged ओवर द सडन इंक्रीज इन द यूटिलिटी। अच्छा, enraged के साथ ऐड भी लग सकता था, लेकिन वो कहां पर लगता है, किसी सिचुएशन पे या किसी इवेंट पे या किसी डिसीजन पे। जैसा मैं कहूंगा कि his father was enraged at his decision, यानी उसके फादर को उसके फैसले पे शदीद गुस्सा है। enraged at his decision, यानी उसके फैसले के ऊपर गुस्सा है। अब क्या फैसला है, आर्ट्स पढ़ ली उसने, कहा जी मैं साइंसेस नहीं पढ़ूंगा, आर्ट्स पढ़ूंगा, वाले साहब को गुस्सा आ गया, लेट्स या कोई भी सिचुएशन है। तो इनरेज के साथ ऐड भी आ सकता है, तो यहां पर बहरहाल इसमें ओवर आएगा, इनरेज ओवर, यानी गुस्सा किस बात पे है। ही इज इनक्रेडिबली फॉन्ड, मैंने बताया फॉन्ड के साथ, अफ्रेड के साथ, एक्सप्रेशन के साथ हमेशा क्या आएगा, ऑफ आएगा। एक्सप्रेशन के साथ क्या आएगा, एक्सप्रेशन के साथ, एक्सप्रेशन स्पेलिंग गलत हो गया, एक्सप्रेशन के साथ हमेशा ऑफ आएगा। ही इज इनक्रेडिबली फॉन्ड ऑफ एक्सप्लोरिंग डीप हिस्टोरिकल रूइंस ड्यूरिंग हिज समर वेकेशन। समर वेकेशन कहते हैं गर्मियों की छुट्टियां, आजकल बच्चों को छुट्टियां हुई हुई है ना स्कूलों से, तो एक्सप्लोरिंग डीप हिस्टोरिकल रूइंस, रूइंस होते हैं खंडरात को कहते हैं, जो पुरानी इमारतें हैं उनकी जो अब बाकियात रह गई हैं उनको कहते हैं रूइंस, रिमेन्स को कहते हैं, ठीक है। तो फॉन्ड ऑफ, अफ्रेड ऑफ, इस तरह के जितने भी एक्सप्रेशन हैं उनके साथ ऑफ लगेगा। A person who was highly gifted dash natural intelligence still needs to put in hard work to succeed। A person who is highly gifted, हाईली गिफ्टेड विद, तो मैंने शुरू में जो आपको रूल्स बताया उसमें बताया ना कि गिफ्टेड विद नेचुरल इंटेलिजेंस, गिफ्टेड के साथ विद आएगा।
जिसको अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे सलाहियतें दी हुई हैं, उसको भी हार्ड वर्क करने की, मेहनत करने की जरूरत होती है कामयाबी के लिए। जब तक मेहनत नहीं करेंगे कामयाबी नहीं मिलेगी, क्योंकि जितना मर्जी ज़हीन हो, जब तक अपने एंट्रेंस टेस्ट की, अपने एडमिशन टेस्ट की अच्छे से प्रिपरेशन करके नहीं जाएगा, तैयारी करके नहीं जाएगा, तब तक उसको कामयाबी तो नहीं मिल सकती। तो गिफ्टेड विद इंटेलिजेंस स्टिल नीड्स टू पुट द हार्ड वर्क। गिफ्टेड विद द ट्रेवलर फेल्ट केयरफुली डैश his coat pocket to ensure his passport was still secure। ट्रैवलर कहते हैं जो सफर कर रहा है, सफर करने वाले ने अपने कोट की पॉकेट में केयरफुली फेल्ट किया होता है ना, कि दफा आप अपनी जेबों को के ऊपर हाथ रख के चेक करते हैं कि भी मेरा फोन मेरी पॉकेट में है, मैंने कहीं गिरा तो नहीं दिया। तो द ट्रैवलर फेल्ट केयरफुली फॉर हिज पॉकेट, फॉर हिज केयरफुली फॉर हिज कोट पॉकेट टू इंश्योर, यानी उसने चेक किया कि उसका पासपोर्ट अभी भी सही सलामत है, उसकी जेब में मौजूद है कि नहीं है। ठीक है, द ट्रैवलर फेल्ट केयरफुली फॉर हिज कोट पॉकेट टू इंश्योर हिज पासपोर्ट वॉज स्टिल सिक्योर। तो किसी चीज को फील करना, कोई चीज आपके बैग में पड़ी हुई है, लेट से मेरे बैग में मेरा लैपटॉप पड़ा हुआ है, मैं बैग को प्रेस करके चेक करूं कि अंदर मौजूद भी है कि नहीं, मैं लाया भी हूं या मैं या ऑफिस ही भूल आया हूं, या मैं घर से ही नहीं लेकर आया। समटाइम्स आप अपनी पॉकेट के ऊपर हाथ जो है वो रखते हैं, चेक करते हैं कि आपका वॉलेट, आपका फोन जो है वो आपकी पॉकेट में मौजूद है कि नहीं है। ठीक है, तो द ट्रैवलर फेल्ट केयरफुली फॉर हिज कोट पॉकेट टू इंश्योर हिज पासपोर्ट वाज स्टिल सिक्योर। आज हमने प्रेपोजिशंस देखे हैं। अब जब नेक्स्ट हमारा टाइम टेबल में इंग्लिश का लेक्चर आएगा तो हम कंजंक्शंस को भी देखेंगे। मीनवाइल मैं आपको होमवर्क में सेंड करूंगा कुछ और लेक्चर्स, कुछ और एक्सरसाइजेस प्रेपोजिशंस। ठीक है, उनको आपने चेकआउट करना है, उनसे भी प्रैक्टिस करनी है। वो थोड़े से ज़रा बेहतर हैं, यानी थोड़े से ज़रा आसान सेंटेंसेस हैं। उससे क्या होगा कि थोड़ा सा आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। आज मैंने जानबूझ के थोड़े लंबे सेंटेंसेस ऐड किए थे। वैसे तो मैं ये समझता हूँ कि शायद लैड के हवाले से कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट थे, लेकिन इस्तेमाल इसमें प्रेपोजिशंस का था। और ये हरकत मैंने इसलिए सिर्फ की है कि स्टार्ट में ही आप पे प्रेशर बिल्डअप हो जाए। जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने जानबूझ के एस्से के ऊपर वर्किंग करवाई है, ताकि स्टार्ट में वो चीज़ें जिनमें आप लोग ज्यादा वीक हैं, मुझे बार बार कंप्लेन आ रही होती है, सर जीके जो है ना आप करवाते हैं सारा आ जाता है, इस्लामिक स्टडीज, पाकिस्तान स्टडीज आ जाती है। भाई देखिए, लैंग्वेजेस जो है, चाहे इंग्लिश है चाहे उर्दू है, उसमें एग्जामिनर तो कुछ भी कहीं से पूछ सकता है। तो जब तक आप अपनी ग्रामर पे, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस पे काम नहीं करेंगे, आपको चीजें नहीं आएंगी। तो इसलिए मैंने स्टार्ट में पुश दे दिया प्रेपोजिशंस पे, और कुछ थोड़े टफ क्वेश्चंस भी ऐड किए आज की एक्सरसाइज में, ताकि आप उस प्रेशर को फील करें। जब आप प्रेशर को फील करेंगे तो आप उस चीज को सीखने की जो है वो कोशिश करेंगे। राइट जी। सो अगले लेक्चर में आप सबसे इंशाल्लाह कल 8 बजे मुलाकात होगी।